नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वीपीएस एजुकेशन एआर में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं आज के अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रश्न सेट की। पहला क्वेश्चन हिंदी का इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन की यदि हम बात करें तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, ळ, ये मूर्धन्य व्यंजन हो जाएंगे। वहीं आगे कह रखा है प्रदुम्न शब्द की शुद्ध वर्तनी है, तो मतलब जो प्रदुम्न शब्द है इसकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में कह रखा है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर निस्संदेह है, ये वाला ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा है कि घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो देखिए घड़ी की यदि हम बात करें, संज्ञा के प्रकार की बात करें तो ये जातिवाचक है। क्यों? क्योंकि घड़ी कई प्रकार की होती हैं, यहाँ पर किसी घड़ी विशेष का नाम नहीं दिया है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, इसमें कहा है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है। मतलब जिसमें कर्म दिया हो वो सकर्मक होता है, जिसमें कर्म नहीं है वो सकर्मक नहीं होता है। तो हमसे पूछा सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ पर लड़का सोता है, ये सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है। आगे है मैंने आम खाया है, वाक्य में किसका, मैंने आम खाया है वाक्य में किसका, एक सेकेंड, हाँ, उदाहरण है। तो मैंने आम खाया है, ये किसका उदाहरण है भैया। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि हम बात करें तो ये आपका आसन्न भूत का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बी प्लस ज्ञान, ठीक है, तो क्या हो जाएगा विज्ञान, बी उपसर्ग है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, इसमें कह रखा है कि निम्नलिखित में से अंग का विलोम क्या होगा। तो भैया इसका हो जाएगा अघी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9 की, इसमें कहा है कि दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी चुनिए। मतलब ये जो उपार्जित है इसका विरुद्धार्थी का मतलब होता है विलोम, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका अनुपार्जित, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, 10 में कहा कि आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। मतलब ये जो आनंद शब्द दिया है इसका पर्यायवाची कौन सा है ये हमें बताना है। तो आनंद का मोद होता है और हर्ष भी होता है। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें कहा है कि विधिक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ठीक है, ये जो विधिक शब्द दिया है ना इसका पर्यायवाची हमसे पूछा तो कानूनी होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, इसमें कहा है कि प्रतारक किसका पर्यायवाची है। प्रतारक के पर्यायवाची की यदि हम बात करें तो ये ठग का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि श्रुति संभिन्नार्थक शब्द में आकार और आकार, ठीक है, आकार और आकार का उचित अर्थ क्या होगा। तो देखिए आकार का अर्थ होता है आपका आकृति और आकार का मतलब होता है धाम। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, 14 में कहा है कि जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। ठीक है, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता तो अनिर्वचनीय, ठीक है ना, अनिर्वचनीय, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है कि वाक्यांश जो शुद्ध न किया गया हो उसको संक्षिप्त में से एक ही शब्द में व्यक्त करने वाला शब्द है। ठीक है, मतलब जो शुद्ध न किया गया हो उसको क्या कहेंगे। तो भैया उसको कहेंगे अपरिमार्जित, अपरमार्जित, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म ऋषि का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो भैया ब्रह्मा प्लस ऋषि, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। गवीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। मतलब ये जो गवीस शब्द है इसमें कौन सी संधि दी हुई है ये हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 17 में। तो भैया इसमें अयादि संधि आपका गवीस में। ठीक है, आगे कह रखा प्रधान समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रथम पद प्रधान हो उस समास को क्या कहते हैं। तो भैया उस समास को कहते हैं आपका अव्ययी भाव समास। ठीक है ना। आगे बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 19 की, 19 में कहा है कि आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है। मतलब आशातीत में, आशा के अतीत, तो इसमें तत्पुरुष समास तो है लेकिन तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है ये हमसे पूछा है। तो भैया अपादान है,
ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि साहित्य में रस का क्या अर्थ है। तो भैया साहित्य में रस का अर्थ होता है साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति। ठीक है, आनंदानुभूति। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जे पर पीर न जानिए सो काफिर बेपीर में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें तो यमक अलंकार है यहाँ पर। ठीक है, कबीर साहब कह रहे हैं कि कबीरा सो ही पीर जानिए जो जाने पर पीर, मतलब कबीर साहब कह रहे हैं कि उसी को पीर जानो जो दूसरे की पीर यानी पीड़ा को समझ सकता है, और जो दूसरे की पीड़ा को नहीं समझता वो पीर नहीं है। तो यहाँ पर पीड़ा की बात कर रहा है यानी यमक अलंकार है। छक्का पंजा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। ताश खेलना होगा क्या, ताश में ही तो आता है छक्का पंजा। क्वेश्चन नंबर 22 की यदि हम बात करें तो इसका अर्थ होगा ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25। देखिए ये गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को पढ़ना है। यहाँ से इस गद्यांश को पढ़ना है और पढ़ने के बाद अपने उत्तर देने हैं। ठीक है, साहित्यिक समन्वय से हमारा तात्पर्य साहित्य में प्रदर्शित सुख दुख हर्ष विषाद उत्थान पतन आदि विरोध तथा विपरीत भावों को समीकरण तथा एक अलौकिक आनंद में उनके विलीन हो जाने में है। साहित्य के किसी अंश को लेकर देखिए, सर्वत्र यही समन्वय दिखाई देगा। भारतीय नाटकों में ही सुख और दुख के प्रबल घात प्रतिघात दिखाए गए हैं, पर सबका अवसान आनंद में ही किया गया है। उनका प्रधान कारण यह है कि भारतीयों का ध्येय सदा से ही जीवन का आदर्श स्वरूप उपस्थित करके उसका उत्कर्ष बढ़ाने और उसे उन्नत बनाने का रहा है। वर्तमान स्थिति से उसका इतना संबंध नहीं है जितना भविष्य की संभाव्य उन्नति से है। हमारे यहाँ यूरोपीय ढंग से दुखांत नाटक इसलिए दिखाए नहीं पड़ते हैं। यदि आजकल ऐसे नाटक दिखाई पड़ने लगे तो वे भारतीय आदर्श से दूर यूरोपीय आदर्श के अनुसरण मात्र होंगे। भारतीय नाटकों में दिखाया गया है। ठीक है, अब हमसे बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा है, इसमें कहा गया है कि भारतीय नाटकों में दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है यही हमने बताना है। तो इसमें दिखाया गया है कि भैया सुख दुख का प्रबलन प्रतिघात। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वहीं हमसे 24 में पूछा है, इन्होंने कहा कि भारतीयों का सदा से ध्येय रहा है। तो भारतीयों का सदा से ध्येय रहा है कि जीवन का आदर्श स्वरूप उपस्थित करके उसको बढ़ाकर उसे उन्नत बनाना। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो 25 में कहा है कि सुख दुख के प्रबल प्रतिघात का अवसान भारतीय नाटकों में किया गया है। तो भैया आनंद में किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें अंग्रेजी की, तो देखिए इंग्लिश का 26वां क्वेश्चन है जो कि इस प्रकार है, ध्यान दीजिए इधर। तो दोस्तों अब हमारा भाग नंबर 2 शुरू होता है अंग्रेजी का, और अंग्रेजी के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 25 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। देखो 7-8 मिनट में, अब 10 से 12-13 मिनट में हम जो है अंग्रेजी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जरा ध्यान दीजिए इधर। इसमें कहा है फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। मतलब हमें ये बताना है कि उपरोक्त वाक्य में ये जो वाक्य दिया है इसमें एरर कौन से पार्ट में है। ठीक है, तो देखिए इट टेक हर ए लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर हर फिगर यानी फेलियर इन द एग्जामिनेशन नो एरर। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर इट की, तो इट जो है आपका, इट जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है, और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ सिंगुलर ही प्रोनाउन मतलब सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर जो टेक दिया है आपका, इस टेक में जो है एस या ई एस लगता। ठीक है, तो टेक यहाँ प्लूरल फॉर्म में दिया है, सिंगुलर फॉर्म में आता। तो यदि हम बात करें यहाँ पर एरर की, तो आपका टेक इट जो है इस पार्ट में एरर है।
इट के साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर टेक में टेक्स होता। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 में क्या कहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक ए ग्रामेटिकली एरर सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस। मतलब यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग किया जाना है। यहाँ पर दिया है आनंद कुमार इज यूनिक टीचर, तो यहाँ पर ए का प्रयोग किया जाएगा, आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का डी आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 में कहा है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी डोंट, ये कह रखा है यहाँ पर डोंट पार्क हेयर द पुलिसमैन सेड टू देम, यानी पुलिस वाले ने कहा उस आदमी से कि यहाँ पर पार्क मत कीजिए। तो ये आपका दिया है इनडायरेक्ट, इसका डायरेक्ट कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 28 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा द पुलिसमैन, पुलिसमैन क्या दे दिया, ऑर्डर दे दिया है, तो ऑर्डर देम नॉट टू पार्क देयर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। इसमें कहा है सेलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव पैसिव की बात कर रहा है हमसे, पैसिव वॉइस पूछी है। और पैसिव वॉइस की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो इसमें कहा है इमरान हैज फाइंड 2 गुड जॉब्स इन द एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ द न्यूज़पेपर। तो भैया यहाँ क्या होगा, जो आपका एक्टिव वॉइस है हैज प्लस फाउंड यानी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 गुड जॉब्स हैव बीन। ठीक है ना, हैव बीन आ जाएगा, हैज दिया तो हैज के साथ हैव बीन आ जाएगा, और ये आपका प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। इसमें कहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ये जो इडियम दिया है इसका मीनिंग हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 30 में। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी कोई घटना का अचानक से घटना, इसका हिंदी अर्थ होता है, तो इसका हो जाएगा यानी समटाइम दैट हैपन सडनली, यानी किसी घटना का अचानक से घटना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 में क्या कहा है, select the option which is the most appropriate one word substitution for the given group of the words, यानी वन वर्ड पूछा हमसे, यानी बाकी के लिए एक शब्द। क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यदि मैं बात करूँ, यहाँ पर दिया है स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्राइजेशन, तो इसका अर्थ क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। तो भैया इसका अर्थ हो जाएगा एम्बिगुअस, ऑप्शन नंबर सी एम्बिगुअस। इसका अर्थ होता है अनेकार्थक। यदि हम बात करें एम्बिडिक्टोरियस की, तो जो एम्बिडिक्टोरियस है ऑप्शन नंबर ए दिया है, इसका अर्थ होता है वह जो दोनों हाथों से समान रूप से कार्य करने में सक्षम हो, यानी दोनों हाथों से समान रूप से कार्य करने वाला। और यदि हम बात करें इसकी एम्बेस्ड की, तो एम्बेस्ड का शुद्ध हिंदी अर्थ होता है घात लगाकर हमला करना। और एम्बेसिया इसका अर्थ क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका अर्थ होता है दिव्य या स्वादिष्ट। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, तो 32 में क्या कहा, जरा इसको भी देख लीजिए ध्यानपूर्वक। 32 में हमसे पूछा है, इसमें पूछा है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब किसकी स्पेलिंग यहाँ पर गलत है लिखी हुई। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, यानी जो गैलरी शब्द दिया है इसकी स्पेलिंग गलत है लिखी हुई। यहाँ पर जो दिया है GALLA, ए नहीं होता, ए के स्थान पर ई होता है, GALLERY गैलरी, ये ठीक होता। ठीक है ना। वही हम बात करें
ये जो दिया आपका गलौप, इसका अर्थ होता है सरपट दौड़ना। और वही हम बात करें इसकी गली, इसका होता है लंबी नाप। और ग्लैंड का मतलब होता है वीर, ऑप्शन नंबर डी का बी। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा है कि सिलेक्ट द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड्स। मतलब हमसे सिनोनियम पूछा गया है। सिनोनियम का मतलब होता है इसके समान अर्थ रखने वाला, यानी पर्यायवाची बोलते हैं, ठीक है। डुबिशियस, ये जो डुबिशियस है, इसका हिंदी अर्थ की यदि हम बात करें तो इसका हिंदी अर्थ होता है अस्पष्ट या संदिग्ध। तो वैसा ही अर्थ किसका होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी का होगा, यानी फिशी। इसका अर्थ भी यही होता है, दुबिशियस का जो अर्थ होता है यानी अस्पष्ट या संदिग्ध, ठीक है। वही हम बात करें ऑप्शन नंबर सी जो दिया है आपका लॉयल, लॉयल का अर्थ होता है वफादार या ईमानदार। और स्टडी की यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो इसका अर्थ होता है गंभीर या अविचल। और अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की यानी सर्टेन, इसका अर्थ होता है निश्चित। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की, कहा सिलेक्ट द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड्स। मतलब सिनोनियम बताना हमें। ये जो दिया है आपका गैरोलियस, ये गैरोलियस जो दिया है इसका सिनोनियम क्या होगा। सबसे पहले तो ये जो गैरोलियस है इसका अर्थ होता है बातूनी, मतलब अधिक बात करने वाला। तो इसका जो सिनोनियम होगा वो हो जाएगा टाल्केटिव। टाल्केटिव, टाल्केटिव का अर्थ भी यही होता है बातूनी, अधिक बात करने वाला है नी, यानी बाचाल बोल देते हैं हम हिंदी में, ठीक है। और वही हम बात करें गर्टुरल, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका अर्थ होता है कंठस्थ। और अगर हम बात करें इसकी थेरोटी, थेरोटी का अर्थ होता है आपका मोटे या भारी गले का। और यदि हम बात करें इसका कॉन्शियस, तो इसका हिंदी अर्थ होता है आपका संक्षिप्त। आगे बात करना है क्वेश्चन नंबर 35 की। 35 में कहा सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनियम। मतलब हमसे एंटोनियम पूछा है, एंटोनियम का हिंदी अर्थ होता है विलोम शब्द, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे विलोम पूछा है। तो ये शब्द दिया है आपका वेनिवोलेंट, ठीक है। ये जो वेनिवोलेंट दिया है इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, तो भैया इसका हिंदी अर्थ होता है दयालु या मित्रवत, या हम कह सकते हैं परोपकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्टैनी, ठीक है ना। स्टैनी हो जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ होता है आपका नीच या कंजूस भी बोल सकते हैं हम। और अगर हम बात करें फ्रेंडली की, तो फ्रेंडली का अर्थ होता है आपका मित्रवत। और जेनियस का मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर बी है इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा उदार। और लिबरल का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी उदार। तो आपका क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कंजूस या नीच। और इसका अर्थ क्या होता है बेनिवोलेंट का, दयालु मित्रवत या परोपकारी। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की, तो 36 में कहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। मतलब फिर से हमें विलोम शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर दिया है परट्यूब, ठीक है ना। परट्यूब, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। परट्यूब, इसका हिंदी अर्थ होता है आपका व्याकुल करना। तो हमसे क्या पूछा है एंटोनियम, एंटोनियम का मतलब उल्टा होता है, विलोम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूत, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 में फिल इन द ब्लैंक हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 37 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा है आई आस्किड हर इफ, मैंने उससे पूछा यदि आई कुड ब्रो ब्रो हर नेकल फॉर ए डे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कुड का प्रयोग होगा, क्योंकि कुछ मांगने के सेंस में कुड का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर मांग रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 की यदि हम बात करें तो इसमें भी हमें फिल इन द ब्लैंक पूछा है। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 38 में कि वी रेस्पेक्ट यू बट वी डोंट एग्री योर आइडियाज। क्वेश्चन नंबर 38 की हम बात करें तो यहाँ पर विद का प्रयोग किया जाएगा। और विद के प्रयोग की यदि हम बात करें तो एग्री के साथ हमेशा विद प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर दिया है एग्री, एग्री के साथ विद का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 में क्या कहा है, 39 में हमसे कहा है कि दिस फैब्रिक इज थॉट चैपर देन अदर ओफेरियस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें एज गुड एज का प्रयोग उचित होगा, ठीक है।
तो आपका ये हो जाएगा दिस फैब्रिक इज एड गुड एड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की यदि हम बात करें तो 40 में क्या कहा, जरा आप खुद से कीजिए एक बार, इसके बाद मैं बताता हूँ आपको। इसमें कहा द मैन बुक यू आर रीडिंग इज माई फादर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर पॉजेसिव केस की बात की गई है, तो इसलिए यहाँ पर आपका हुज आएगा। ठीक है, द मैन हुज, और पॉजेसिव केस के साथ हुज का प्रयोग किया जाता है। द मैन हुज, मैन माने आदमी, हुज माने जो, बुक यू आर रीडिंग इज माई फादर, जो व्यक्ति किताब पढ़ रहा है, पढ़ रहे हैं, वो मेरे पिताजी हैं। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की, तो देखिए थोड़ा गैस लगाइए, इसमें क्या आएगा 41 में। यहाँ पर क्या रखा, इफ यू योर बुक आई डेंट लाइक टू ब्रो इट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 की यदि हम बात करें तो इस वाक्य में हैव फिनिश्ड का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर इफ क्लाउज दिया गया है। तो इफ क्लाउज जो है इसके साथ आपका हैड फिनिश्ड, यानी क्वेश्चन नंबर 41 की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी का प्रयोग किया जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की, तो 42 में क्या रखा है कि ए वेरी ब्रीफ यूज इन ए सेंटेंस इज मार्केट बाय यूजिंग ए एन। क्वेश्चन नंबर 42, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कोमा का प्रयोग। ठीक है, चलिए भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की। 43 में क्या कहा है, 43 में क्या रखा है कि यहाँ पर भी कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब, यानी फ्रेजल वर्ब को कंप्लीट करना है क्वेश्चन नंबर 43 में। तो यहाँ पर आएगा गोइंग अप, देखिए अप ऑप्शन नंबर ए में रखा, गोइंग अप एवरी डे। ठीक है, प्रतिदिन जाना। क्वेश्चन नंबर 44 की यदि हम बात करें तो 44 में क्या क्या रखा है, 44 में हमसे कहा है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंडिंग, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द अबोव लाइन्स। यानी ऊपर जो वाक्य दिया है इस वाक्य में हमसे फिगर ऑफ स्पीच पूछी है, और यदि फिगर ऑफ स्पीच की हम बात करें तो आपका सिम्पली फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी। एक बार वाक्य को दोबारा पढ़ लीजिए, सेंटेंस को, आपको पता लग जाएगा कि इसमें सिम्पली प्रीपोजिशन उसका फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, यानी इसमें हमें एरर बतानी है कौन से पार्ट में है। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस एनीथिंग विद हर बिकॉज ऑफ हर एंग्री। ठीक है, तो देखिए यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की, तो इसके सी पार्ट में एरर हो जाएगी, यानी बिकॉज हर एंगर। ठीक है, सी पार्ट में एरर हो जाएगी। अब कैसे होगी, यदि हम बात करें तो बिकॉज ऑफ हर एंग्री के स्थान पर बिकॉज ऑफ हर एंगर हो जाएगा। यानी जो आपका ये दिया है ना यहाँ पर ANGRY, तो ये ना होकर के ANGER होता है यहाँ पर ER। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। इसमें क्या कहा है कि आइडेंटिफाई द ग्रामेट, यानी सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कॉन्टेंस ए ग्रामेटिकल एरर। हमसे एरर ही पूछिए, गलती पूछिए कौन से पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 46 की हम बात कर रहे हैं। तो आई वांट यू टू कंप्लीट दिस वर्क बाय 2 days। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 की यदि हम बात करें तो ये जो बाय 2 days दिया है ना, इसके स्थान पर विद इन 2 days होता, यानी 2 दिनों के बीच की बात कर रहा है तो विद इन होता। तो कहने का मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 46 की यदि हम बात करें तो इसके सी पार्ट में एरर है। ठीक है, यानी बाय 2 days के स्थान पर क्या होता है, विद इन 2 days होता, आज से 2 दिन के अंदर। ठीक है ना, और बाय 2 days का मतलब होता है 2 दिन तक, और विद इन 2 days की यदि हम बात करते हैं तो आज से 2 दिन के अंदर होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 की हम बात करें तो इसमें क्या है, आइडेंटिफाई द जेनेटिक, मतलब इसमें भी एरर ही पूछा हमसे, गलती कौन से पार्ट में ये हमसे पूछा है।
क्वेश्चन नंबर 47 की यदि मैं बात करूं तो इसमें आपका दिया है कि वी मस्ट प्लान हाउ कैन वी कोप विद ही प्रेजेंट सिचुएशन। तो देखिए इसकी यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 47 की, तो यहाँ पर जो आपका हाउ कैन वी दिया है ना, इसके स्थान पर हाउ वी कैन होता, मतलब हाउ कैन बी के स्थान पर हाउ वी कैन होता। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी में आपका गलती, ये गलत दिया है। हाउ कैन बी के स्थान पर हाउ वी कैन होता। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 48 की, तो 48 में क्या कहा है? 48 में देखिए जरा एक बार अनुमान लगाइए अपना, क्या कहा है 48 में। यहाँ पर भी हमसे कहा है ग्रामेटिकल एरर, मतलब कौन से पार्ट में गलती है। इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट विच इज हैव फाउंड एवरी डिफिकल्ट सिंस स्कूल। देखिए ये जो आपका दिया है ना वन ऑफ के साथ जो सब्जेक्ट दिया है, ये सब्जेक्ट ही गलत दिया है। कहने का मतलब ये है सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट्स होता। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में एरर है। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की, 49 में क्या कहा है? 49 में कहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम द गिवन वर्ड्स, यानी प्रोडिगी ये जो दिया है इसका सिनोनियम हमसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 49 की बात कर रहे हैं, तो इसका हिंदी अर्थ होता है प्रतिभावान यानी जीनियस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंगर का अर्थ होता है क्रोधित होना। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50 जो कि अंग्रेजी का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन ऑफ द वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ए स्मॉल ओपन फ्रॉटेड शॉप वेयर थिंग्स आर सोल्ड। तो इसका मतलब है एक छोटी दुकान जहां पर कुछ वस्तुएं बेची जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यानी इसका हिंदी अर्थ होता है छोटी दुकान। ठीक है दोस्तों, अब हमारा भाग 3 शुरू हो गया है और वो भाग 3 है हमारा जीके जीएस का। इसमें पूछा है कि किस संवत विक्रम संवत किस वर्ष से आरंभ हुआ। तो देखिए विक्रम संवत की यदि हम बात करें तो ये 57 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था विक्रम संवत। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 52 की, इसमें हमसे पूछा है कि सम्राट अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का उपयोग किया गया है। तो सम्राट अशोक के अभिलेखों में यदि हम बात करें तो प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53 की, इसमें हमसे पूछा है 53 में कि बौद्ध शिक्षा के लिए किस राजा ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो भैया विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की, तो 54 में क्या कहा है? इसमें हमसे पूछा है 54 में कि यानी 1946 में तेभागा आंदोलन की घटना कहाँ घटित हुई थी। मतलब हमें ये बताना है कि 1946 में जो तेभागा आंदोलन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, किस राज्य में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54 में हमसे ये पूछा है, तो ये भैया बंगाल में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में हमसे कहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद किस दल का गठन किया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। वहीं हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 56 की, इसमें कहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 56 की यदि हम बात करें तो जो आपका सतपुड़ा पर्वत है ना, ये ब्लॉक पर्वत है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 57 की, तो इसमें कहा है कि चट्टान जिसकी संरचना में सेल भूत मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो भैया उन्हें कहा जाता है आपका इग्नियस रॉक। ठीक है ना, इग्नियस रॉक। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 58 की, इसमें हमसे कहा है कि बलुआ पत्थर किसमें रूपांतरित होता है। तो बलुआ पत्थर की यदि हम बात करें तो ये आपका यानी जो क्वार्टर्स चट्टानें होती है ना, स्फटिक, इसमें रूपांतरित होता है। क्वेश्चन नंबर 59 की हम बात कर रहे हैं, इसमें कहा है कि भारत का वन्यजीव संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो भारत का जो वन्यजीव संस्थान है
ये आपका देहरादून में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 60 की, तो 60 में कहा है कि पर्यावरण परितंत्र के अनुकरण का विचार पहली बार किसने प्रदान किया था? तो भैया ये करने वाले थे फ्रेडरिक क्लाइमेंस, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 61 की, तो इसमें कहा है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची की यदि हम बात करें तो ये पंचायती राज से संबंधित है, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 62 की, तो 62 में क्या कहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा को किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग कर सकता है? ठीक है, तो भैया जो आपका आर्टिकल 85 है यानी अनुच्छेद 85, इसके तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 63 की, इसमें कहा है कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में से कौन सा आदर्श रूसी संविधान से लिया गया? मतलब भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में रूस के संविधान से कौन सा शब्द लिया गया है, ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 63 में। तो भैया जस्टिस यानी न्याय लिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 64 की, तो 64 में हमसे पूछा है कि एक सामान्य मानव आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो भैया ये तो बहुत ही हल्का है, 25 सेंटीमीटर होती है। देखो सब में 25 दिया है, लेकिन सेंटीमीटर का ध्यान रखना है, यहाँ सेंटी है, एम का मतलब मीटर होता है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। 65 में क्या कहा है, जरा इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए। 65 में हमसे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल वाले शहर की हवा को प्रदूषित करती है? क्वेश्चन नंबर 65 की यदि हम बात करें तो इसका हो जाएगा सीसा, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल वाले शहर की हवा को प्रदूषित करती है? सीसा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 66 की। 66 में कहा है कि पादप के किस अंग में परागण उत्पन्न होते हैं? तो भैया आपका हो जाएगा पराकोष, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 67 की। 67 में क्या कहा है, जरा इसको भी देख लीजिए। इसमें कहा है कि निम्न में से किसके तत्वाधान में चावल के निर्यात हेतु प्रोत्साहन करने के लिए एक नवीन मंच की स्थापना की गई? क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एपेडा यानी APEDA, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 68 की। 68 में कहा है कि कृषि क्षेत्र के लिए बैंक प्रदत्त ऋण किस सर्वोच्च संस्थान द्वारा दिया जाता है? अरे भैया ग्रामीण बैंक की बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 68 की, तो नाबार्ड है जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ठीक है भाई हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। 69 में कहा है कि सिस्मोग्राफ किसका एक उदाहरण है? तो सिस्मोग्राफ किसका उदाहरण है? सिस्मोग्राफ की यदि हम बात करें तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। क्वेश्चन नंबर 70 में कहा है कि वर्कशीट में संचय को क्या कहा जाता है? संचय मतलब इकट्ठा है ना, तो वर्कशीट में संचय को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? वर्कबुक, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 71 की। इसमें कहा है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है वो? तो भैया आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कौशाम्बी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये। क्वेश्चन नंबर 72 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा है गुरु पूर्णिमा पर्व उत्तर प्रदेश में किस संत को समर्पित है? तो गुरु पूर्णिमा की हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, किस गुरु के लिए समर्पित है ये हमसे पूछा है। तो भैया वेद व्यास, ठीक है ना, गुरु जो वेद व्यास है जिन्होंने वेदों की रचना की। क्वेश्चन नंबर 73 की यदि हम बात करें तो इसमें क्या कहा है, जरा ध्यान दीजिए। 73 में हमसे कहा 11 मई 2024 को किस पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया? मतलब 11 मई 2024 को किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 73 में हमसे ये पूछा है। तो भैया आपका इदा सीसा
नोगराग, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का। वही हम बात करें 74 की, तो 74 में कहा है हमसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया में 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक प्रदान की गई। मतलब ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक पूछ लिया हमसे क्या थी, तो भैया भारत की रैंक थी आपकी 129। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 75 की, तो 75 में क्या कहा है। देखिए दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब वीडियो को तो लाइक करो, चलो पहले लाइक करो। लाइक करने में क्या जाता है बाबू, वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। और देखिए अंतिम क्वेश्चन चाहे जो भी होता है वो मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 75 में कहा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा 21 मई 2024 को जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में से कौन सी रैंक प्रदान की गई, इसका आंसर आपको बताना क्वेश्चन नंबर 75 का। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं तक है। आज हम मैथ को सोल्व नहीं करेंगे और मैथ को सोल्व नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम करेंगे। तब तक जुड़े रहिए आप हमारे साथ। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीपीएस एजुकेशन एआर में। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ भैया, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जितने भी आपके फ़ोन में सोशल मीडिया की साइट हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब पे शेयर कर दो इस क्लास को प्लीज़। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर नज़दीक आ गया है, अब समय नहीं है ज़्यादा, तो डेली प्रैक्टिस कीजिए, डेली प्रैक्टिस सेट निकालिए। धन्यवाद।